नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में बस गिनती के दिन शेष रह गए हैं। अगर इस एग्ज़ाम में आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ रेगुलर मिलने वाली है। आज हम प्रीवियस ईयर्स के एसएससी जीडी एग्ज़ाम में इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो किन चीज़ों को ले गए थे? ईंटों को। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में। धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित हैं। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? ये खोज एस.आर. राव ने की थी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी बंदरगाह शहर नहीं था? राखी गढ़ी जो है बंदरगाह शहर नहीं था। बाकी खिरसारा, लोथल और बालाकोट जो है नगर पत्तन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो यहाँ पे खाली जगह में क्या होगा? आंगन। आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो है अभी के गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो तांबा जो है वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? ये जो है रावी नदी, इसका उत्तर हो जाएगा। डैश शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। ये जो है धौलावीरा शहर हो जाएगा। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था। तो हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं। तो ऋग्वेद में मंत्रों का समूह क्या कहलाता है? ये जो है सूक्त कहलाते हैं। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी। भारत में लौह युग डैश काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो लौह युग किस काल से जुड़ा है? ये जो है वैदिक काल से जुड़ा है। लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या था? कुल्हाड़ी। एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े
शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े रॉक आर्ट का संग्रह है? ये जो है शैव संप्रदाय से। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। किस हिंदू माह में मनाई जाती है? वैशाख में। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे। क्या थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो बुद्ध जो है वो एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कथन एक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये कथन सही है। कथन दो है, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी। तो वो भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है। ये जो है 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? ये जो है किसानों के लिए अधिक कठिन था। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? देखिए, कुरु, कौशल और अंग 16 महाजनपदों में से एक थे, जबकि कामरूप नहीं था। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो इसका जो उत्तर है वस्सकार है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। ये जो है राजगिरी थी। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ये जो है सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। किस इलाके के आसपास? पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे, हाथियों की। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? ये जो है 1958 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे। सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। निम्नलिखित में से कौन से
अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? देखिए, तक्षशिला और उज्जैन दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। एक और दो दोनों। मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। तो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उन्हें क्या कहा जाता था? दास कर्मकार। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? ये जो है कुषाण ने। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? विजय का त्याग कर दिया था अशोक ने। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? सांची का महान स्तूप अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र रचना जो है कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? ये जो है अशोक ने उठाया था। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये जो है दक्षिण भारत हो जाएगा। उत्तर पश्चिम जो है कंबलों के लिए और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कंधार जो है ये वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और डैश द्वार हैं। कितने द्वार? 64 द्वार। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे। तो सम्राट अशोक जो थे बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के। धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? ये धम्म शब्द जो है इसका संबंध अशोक से है। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? उत्तर मौर्य काल। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य यानी कौटिल्य थे।
प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में संकलित की गई थी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता था। चरक को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी 5वीं शताब्दी में। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता जो थे हरिसेन थे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किस गुप्त शासक ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? तो विज्ञान, कला और साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और डैश वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो जयचंद किस वंश का था? गढ़वाल वंश। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की डैश के दरबार में रहते थे। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो हर्षचरित के लेखक और हर्षवर्धन के दरबारी कवि इनमें से बाण भट्ट थे। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 2100 वर्ष पूर्व। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। कौन से चालुक्य नरेश ने हर्षवर्धन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के थे। सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। तो सातवाहन जो थे वो दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो ये जो है 4 विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो उनके द्वारा 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था। उन्हें जो है इक्ता के रूप में जाना जाता था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये जो है दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? तो हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? देखिए, उन 4 चरणों में पाठ का लेखन, बंध या बाइंडिंग बनाना, महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना, ये चरण शामिल थे, जबकि पाठ को संपादित करना शामिल नहीं था। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर शासन किया था?
तो बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के वो दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो खिलजी वंश ने इस दौरान शासन किया। डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया? इसका जो उत्तर है 1526। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया? कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे शेर शाह होना चाहिए था। इसका जो उत्तर है 1539 में। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो राजा टोडरमल ने ये प्रणाली शुरू की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की? तो ये जो है अकबर द्वारा शुरू की गई। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जो है अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। किससे हार गया? औरंगजेब से। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 26 नवंबर 1773 को लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये शहर जो है हम्पी है। वेट्टी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? चोल शासकों द्वारा। कल्हण एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? मेवाड़ के राजाओं के बारे में, कश्मीर के राजाओं के बारे में। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय था। कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तुलु राजवंश से। डैश सारग्रही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है, जो है पट्टदकल। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना की थी। चोल काल के दौरान मूवेंद्रवेलन और अरैयार की उपाधियां थी? किसकी उपाधियां थी? धनी भूस्वामियों की। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो 1928 में जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, HSRA। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे डैश कहते थे, तो उसे सभा कहते थे। इसका उत्तर जो है सभा हो जाएगा। संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता था। ये जो है कड़ेसियार और अधिमई के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था, उणवार के नाम से।
1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। तो सिराजुद्दौला के पूर्ववर्ती कौन थे? मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? 1765 में। डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया तो किस वर्ष में वो चार्टर प्राप्त किया था? 1600 ईस्वी में। (1757) का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? क्योंकि 1757 में पलासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। टीपू सुल्तान वर्ष में मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान जो है 1782 में मैसूर का शासक बना। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये जो है 1852 में लड़ा गया था। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? आर्म्स एक्ट 1878। 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? तो 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में कहाँ से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो मंगल पांडे को फांसी जो है 1857 का भारतीय विद्रोह के कारण दी गई थी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1857 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो थे राजा राममोहन राय थे। समाज सुधारक राजा राममोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? ये जो हैं ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? नारायण गुरु। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिला के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1885 में हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? 1916 में। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? 1925 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? 1931 में। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल में। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन के लिए कौन सा बहाना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा? धार्मिक सद्भाव का। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? हेनरी डेरोजियो। बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था, ये जो है 1905 में हुआ था। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ये पुस्तक भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग जो थी वो ये थी कि राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1919 में डैश गांधी जी ने के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? किसके विरोध में 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। डैश में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था 1918 में। उन्नीस में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकार है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? तो दांडी मार्च जो है नमक कर या नमक कानून के विरोध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था। महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे? जनवरी 1915 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना ताशकंद में 1920 में हुई थी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1919 में। फरवरी में डैश महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। किस वर्ष के फरवरी में? 1922 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने शाही विधान परिषद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्यागपत्र क्यों दिया?
रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। उन्नीस सौ उन्नीस में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ, किस वर्ष के जनवरी में? 1921। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था, बम्बई में किया गया था। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? देखिए इसके लिए जो है जनरल डायर जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना पर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे, जो है मोहम्मद अली और शौकत अली। भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था, दिसंबर 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। साइमन कमीशन डैश में भारत आया, साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया। डैश के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। कहाँ के थे वीर लखन नायक? ये जो है ओडिशा के थे। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? ये जो है 1942 में आया। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो झांसी का विलय 1854 में किया था। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 में। 1877 में वायसराय लिटन ने डैश को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। किसे? महारानी विक्टोरिया को। सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? तो सहायक गठबंधन प्रणाली जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी। महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश द्वारा तैयार की गई थी। ये व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव, जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो है भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है?
गुजरात में। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1814 में। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय अशांति के जनक के रूप में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? 1875 में। हजारद्वारी महल डैश में स्थित है? हजारद्वारी महल मुर्शिदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ह्वेन-त्सांग या ह्वेन-त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। कौन पूछते हैं प्रश्न? द्वारपाल। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? 1910 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? देखिए, इसमें हल्लूर, महागढ़ा और चिरान भारत में स्थित है, जबकि मेहरगढ़ भारत में स्थित नहीं है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था? ये जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? नक्सली आंदोलन। जमींदारी एसोसिएशन को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? किसान समाज। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? देखिए, लाला लाजपत राय। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? चीन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? जो है रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, ये थे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स में इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।